तो पहली रिएक्शन क्या ले लें? देखो भाई, अब तक जो हम कर चुके हैं अल्कोहल की या फिनोल की, हम 3 कैटेगरी कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो वो जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा ये बॉन्ड ब्रेक, और तीसरा ये पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसको करने के बाद में फिनोल की भी हमने साथ साथ रिएक्शन की है और साथ में देखा भी है कि फिनोल कहाँ पे इजिली वो रिएक्शन दे सकता है और जहाँ पे इजिली नहीं दे सकता। जैसे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी फिनोल की विद जिंक डस्ट, जिसमें हम उसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, है ना। अल्कोहल वो रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। अब हम करेंगे फिनोल की थोड़ी पर्टिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि फिनोल के अंदर क्या है, फिनोल के अंदर एक बेंजीन रिंग है, पहली बात ये, और उसके ऊपर एक OH ग्रुप है। तो इस स्पीसीज की जो मेन रिएक्शन रहेंगी दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेंगी भाई, ठीक है ना, वो हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर एक दो है जैसे स्पेशल रिएक्शन, वो भी देख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा बीकर के अंदर, उसको जनरेट करवाने के लिए हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट भी यूज होंगे। ओके, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद में वो उस स्पीसीज की तरफ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जब वो इसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अब इसकी तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या मैं E पॉजिटिव से डिनोट कर सकता हूँ, E पॉजिटिव विच इज हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है इसकी डायरेक्टिंग नेचर का पहला पॉइंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? OH ग्रुप के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पे, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो मैं बोल सकता हूं इसके अंदर कि भाई OH जो ग्रुप है ना मेरा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन हमेशा याद रखना किसके लिए, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही डिसाइड करती है डायरेक्शन की नेचर को। दूसरी बात, क्या मेरा OH ग्रुप एक्टिवेटिंग है और डीएक्टिवेटिंग? इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूं। वो क्या है कि एक्टिवेटिंग का मीनिंग ये है कि वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाए, ठीक है ना, एक्टिवेट करे उसको, ताकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए वहां पे अटैक करने के लिए। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग का होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग में कम करेगा। तो भाई एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग जब भी ये वर्ड आता है तो उसमें दोनों इफेक्ट काम करते हैं, रेजोनेंस भी और इंडक्टिव भी। रेजोनेंस भी करेगा और इंडक्टिव भी। तो अब डिसाइड कैसे करें कि भी किस में ज्यादा होगा? देखो भाई, रेजोनेंस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पे? बेंजीन रिंग में। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो ऐसे तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो बेंजीन रिंग में कम करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है इनसाइड। लेकिन आप ये याद रखना, मैंने उस दिन भी बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट केवल और केवल हेलोजन एटम के केस में रेजोनेंस को पीछे छोड़ता है, अदरवाइज रेजोनेंस इफेक्ट इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन दिस वन। ओके, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? इट इज एन नेट इफेक्ट क्या होगा? इट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है बेटा, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, चलिए अब इतना करने के बाद में सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं इसकी, द फर्स्ट वन रिएक्शन नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हम नाइट्रेशन को ही देख लेते हैं, हेलोजिनेशन देखते हैं पहले। हेलोजिनेशन नंबर वन इज हेलोजिनेशन। इसमें एक
पॉइंट को हम देखेंगे हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है। देखो भाई हेलोजिनेशन में ये एक एल्कोहल फिनोल का ग्रुप फिनोल का मॉलिक्यूल ले लिया हमने, फिनोल प्लस ब्रोमीन। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताइए? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करूं, मान लो इसको मैंने ब्रेकअप किया, तो बी आर पॉजिटिव मैं दो तरीके से कर सकता हूं, बी आर नेगेटिव, ये तो हो गया हेटेरोलिटिक क्लीवेज कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बी आर डॉट और बी आर डॉट। ये किस कंडीशन में बनेगा, ये किस कंडीशन में? ठीक है ना, बताइए मुझे, दोनों बताओ। इलेक्ट्रोफाइल और दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन न्यूक्लियोफाइल। ये उस कंडीशन में बनेगा जब हमारा सोलवेंट क्या हो, थोड़ा सा पोलर नेचर का हो। ठीक है ना, ये उस कंडीशन में बनेगा जब हमारा सोलवेंट नॉन पोलर नेचर का हो। ठीक है, एक बात तो ये, ठीक है, तो हमें ये तो चाहिए नहीं भाई, ठीक है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। दूसरी बात, हेटेरोलिटिक क्लीवेज को अगर कोई प्रमोट करेगा, अगर इसको कोई लेने वाला आ जाए, है ना, जैसे मैं FeBr3 डाल दूं, FeBr3, ठीक है ना, ये एक लेविस एसिड है, लेविस एसिड होगा तो ये इसको अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, FeBr4 विद -1 चार्ज बन जाएगा, तो इसका निकलना आसान हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बीकर में आ गया। तो मैं एक कैटलिस्ट भी यूज कर सकता हूं, लेकिन ऐसा देखा गया है नॉर्मल बेंजीन में तो एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हेलोजिनेशन के केस में, FeBr3 हमें डालना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, है ना, थोड़ा सा फास्ट रिएक्टिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ गई, तो अब जो है ना यहाँ पे FeBr3 जैसे कैटलिस्ट को डालने की जरूरत नहीं होती है। ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, इसमें ऐड करवाऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, ओके, नॉर्मल बेंजीन में आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बट फिनोल में OH की प्रेजेंस की वजह से नॉर्मल कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी रिएक्शन जो है, ये देखो रिएक्शन कैसे रहेगी। अब एक चीज देखना यहाँ पे, चलो इसको मैं रख देता हूँ, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, FeBr3 फिर गिव्स FeBr4 लाइक दिस। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं और ये लगा दिया H2, एक्वस मीडियम है भाई, ठीक है, एक्वस मीडियम। ओके, एक्वस मीडियम, तो जितनी भी पोजीशन है ऑर्थो पैरा सब के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, क्योंकि एक्वस मीडियम हमने वहां पे कर दिया। और मैंने आपको बताया पोलर सोलवेंट अगर रहेगा तो भाई इलेक्ट्रोफाइल बार बार बनेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज बहुत अच्छे से होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल अगर आएंगे तो आपके सभी पोजीशन पे उसका अटैक हो जाएगा। ओके, इसका आप मुझे IUPAC नेम बताइए, इसका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसको कि मिनिमम नंबर मिलेगा, बाकी के सारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। 2 4 6 पे तो मेरा ट्राइब्रोमो है, बाकी पूरा मॉलिक्यूल क्या है, फिनोल, उसको एज इट इज हम फिनोल बोल सकते हैं, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। ठीक है, राइट, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लो, इन नॉर्मल बेंजीन लेविस एसिड कैटलिस्ट लाइक FeBr3, और अगर ये क्लोरीन है, मान लो क्लोरीनेशन अगर करवाना चाहें तो FeCl3 लेना पड़ेगा, नॉर्मल बेंजीन में आर यूज्ड, बट इन फिनोल no such catalyst is used। क्यों भाई? because OH group activate phenol,
4 ESR। ठीक है, इतना करके हम इसको कंक्लूड कर देंगे। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ पे हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो जहां पे Br आएगा वहां से H को निकालेगा, Br पॉजिटिव ऐड होगा, H पॉजिटिव निकलेगा। जब H पॉजिटिव निकलेगा वहां से, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे मान लो Br पॉजिटिव तो यहाँ पे आ गया Br नेगेटिव, H पॉजिटिव वहां से निकला, Br नेगेटिव उसके अंदर है, तो HBr साइड में हमारा साइड प्रोडक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, कई बार साइड प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब एक काम करो, फिनोल का एक मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, नेक्स्ट इसी के नीचे लिखना है, फिनोल का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हमने क्या किया अब की बार, नेक्स्ट रिएक्शन में ये फिनोल ले लिया। ठीक है, ये ब्रोमीन, और अब की बार यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे सोलवेंट CH2, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4। बोथ दीज टू आर नॉन पोलर सोलवेंट। तो क्या होगा भाई, क्या Br पॉजिटिव इतने सारे आ पाएंगे? क्या Br पॉजिटिव आ पाएंगे बहुत सारे? नहीं, बहुत थोड़े आ पाएंगे। तो अब क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन होगा। मोनोब्रोमिनेशन, ये लीजिए, या तो यहां पे Br आएगा और या फिर यहां पे आएगा। अब बात देखनी ये है कि इन दोनों में से भाई ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या पैरा ब्रोमोफिनोल, ये है ऑर्थो आइसोमर और ये है पैरा। तो ये हमें देखना है कि ऑर्थो और पैरा में कौन सा ज्यादा बनेगा, ऑर्थो और पैरा में कौन सा ज्यादा बनेगा और क्यों बनेगा, बताइए, थोड़ा बहुत प्रकाश डालो। बताओ भाई, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा? पैरा ज्यादा बनेगा भाई, है ना। ये रहेगा लगभग 80% और ये रहेगा लगभग 20%। ऐसा क्यों? इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख दो, ड्यू टू, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, तो देखो अगर वैसे देखा जाए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो ऑर्थो पोजीशन दो है, एक ये और एक ये, पैरा पोजीशन तो केवल एक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला जो आइसोमर है 66.6% और ये वाला जो है 33.3% बनना चाहिए एज पर प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल आए, इधर से भी आ रहे हैं, इसके पास भी आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस वन, और इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों आ रही है? क्योंकि ये ग्रुप जो है ना ऐसे होता है, लाइक दिस। अगर ये ग्रुप ऐसे होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, लेकिन ये जो है ना, ये OH बॉन्ड, ये हमारा क्या होता है, ये V शेप होता है ना यहाँ पे बेंट, और दूसरा ये जो बॉन्ड है, अब हालांकि इसके अंदर डबल बॉन्ड करैक्टर है, लेकिन ये रोटेशन के लिए स्लाइटली फ्री है, तो ये अपनी विसिनिटी में कहीं पर भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में रोकेगा। ठीक है, रोकेगा। तो Br पॉजिटिव आए, अटैक नहीं कर पाए, थोड़े बहुत फिर भी कर देंगे, चलो भी 20% बन गया, लेकिन इसके ऊपर तो कोई स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू हायर स्टेरिक हिंड्रेंस possessed by OH group to the ortho position। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन के लिए OH जो है ना बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दे रहा है। ओके, एक क्वेश्चन ये आता है कि इन पोलर सॉल्वेंट that is like H2O, tribromination takes place, but in non-polar solvent like CH2, क्योंकि नॉन पोलर है भाई, ठीक है ना,
ये डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल हो जाती है, लीनियर मॉलिक्यूल है। CCl4 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है। इसकी डाइपोल मोमेंट, इसकी डाइपोल मोमेंट, इसकी डाइपोल मोमेंट, तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, ओके। इसके केस में, बट इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक दिस, मोनोब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस, मोनोब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस, मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। तो उसके आंसर को आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे? वाई, बताइए कैसे करोगे, क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? तो उसके दो रीजन लिखेंगे हम। पहला रीजन लिखिए आंसर में, फर्स्ट रीजन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ electrophile that is Br positive, the formation of electrophile that is Br positive is enhanced, or you can say favored by the polar solvent, किसके द्वारा भाई? थ्रू heterolytic cleavage, through heterolytic cleavage of Br bond, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिनोल होता है बेटा, फिनोल, एक चीज देखना यहाँ पे, ये OH है, ठीक है, ओके। एक बार ये H2O में है, H2O के अंदर है, ठीक है। और भाई एक बार मैं इसको ले लेता हूँ, मैं जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ और कुछ नहीं है, चलो ऐसे करके लिख लो या कैसे भी लिख लो, यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। ये ले लिया हमने CH2 में, ठीक है, CH2 में। अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा। सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड है ये H पॉजिटिव आयन बॉन्ड है ना बेटा, एसिडिक करैक्टर होता है इनके अंदर, तो यहां से ये H पॉजिटिव आयन को ले जाएगा कौन? H2O, क्योंकि H2O के ऊपर ऐसे ये करके कुछ मॉलिक्यूल का ले जाएगा वो, ठीक है ना, लेके चला गया। इसके पीछे क्या गया? नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया ना, वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ाता है, लेकिन खाली फिनोल का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं बढ़ा पाता है। फिनोक्साइड आयन विच इज फॉर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि और फिनोक्साइड आयन, ये जो O नेगेटिव है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेट तो करता है लेकिन कम एक्टिवेट करता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में H पॉजिटिव आयन, नॉन पोलर में H पॉजिटिव आयन को लेने वाला कोई है नहीं, तो ये यहीं पे रहेगा। यहीं पे अगर रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, करवाएगा रेजोनेंस, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम चार्ज को ट्रांसफर कर पाएगा, कम एक्टिवेट कर पाएगा। तो यहाँ पे इस केस में मैं बोल सकता हूं, कैसे लिखेंगे? एक सिंपल लाइन में लिखो, इसके नीचे ऐसे करके लिख सकते हो, इन दिस केस लिखो, इसके नीचे एरो लगाओ, एक लाइन लिख दो, इन दिस केस फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड, फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड which activate the benzene ring more and more, which activate the benzene ring more and more, यानी कि ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है बेटा। बट इन दिस केस फिनोक्साइड आयन इज नॉट फॉर्म्ड, सो बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड बट टू द लेसर एक्सटेंट, ऐसे करके आप इसको लिख दो, बट टू द
लेसर एक्सटेंट। हो गया, चलिए ये लो भाई, मान लीजिए मैं इस तरीके से एक फिनोल मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, और भाई अगर मान लो पैरा पोजीशन जो ज्यादा बननी थी उसके ऊपर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल मान लो एक जी ग्रुप लगा दिया, मुझे नहीं पता उसकी नेचर कैसी है, ठीक है ना, वो अलग अलग नेचर का हो सकता है। तो अब जो है ना ब्रोमिनेशन जो होगा वो प्रीडोमिनेंटली किसके ऊपर होगा? अब तो भाई भाई पैरा पोजीशन पे तो एक ग्रुप है, अब ये जो ग्रुप है अगर ये बी आर पॉजिटिव ने हटा दिया तो ठीक है भाई, है ना, बी आर पॉजिटिव ने इसको अगर हटा दिया, मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अगर ये हुआ तो इसको हटा देगा, अदरवाइज नहीं हटा पाएगा। तो उसके केस में अगर नहीं हटा पाएगा तो केवल ऑर्थो आइसोमर बनेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे केसेस में मैं जी की जगह पे मैं ये वाला ग्रुप ले लूं, जैसे SO3H, इसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? OH और SO3H में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा? ये वाला, ये वाली होती है ना हमारी सल्फोनिक एसिड, किससे ज्यादा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन OH से ज्यादा इनका रहता है, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बट कौन सा? पैरा। ये है अपना पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, जब इसका मैं ब्रोमिनेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, ओके, लाइक H2O, आई मीन टू से दैट Br पॉजिटिव खूब है भाई वहां पे। तो क्या होता है, ये जो Br पॉजिटिव है ना यहां पर भी अटैक करेगा, ठीक है, और ये जो SO3H है इसको भी हटा देगा। आई मीन टू से दैट SO3H इज रिमूव्ड बाय Br पॉजिटिव। ऐसा क्यों? यहाँ पे एक चीज देख लो कि भाई जब ये फिनोल के ऊपर अटैक कर रहा है ना, लाइक दिस OH, यहाँ पे ये मान लो Br आ गया, ठीक है ना, Br ने इसके ऊपर अटैक कर दिया नेगेटिव चार्ज बनते ही, यहाँ पे ये SO3H को मैं कैसे शो कर सकता हूँ भाई? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे ही होता है ना ये OH SO3H की ये स्ट्रक्चर है, राइट? ओके, तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन यहां से निकले, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन अगर यहां से निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो सल्फर तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है भाई, 2 यहाँ बन गए, 2 यहाँ पे बन गए, 2 ये बन गए, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, SO3H ग्रुप मेरा पूरा निकल जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे ये Br पॉजिटिव जो इधर से आ रहा था वो इन इलेक्ट्रॉन को लेने में सक्षम हो जाएगा। आई मीन टू से दैट SO3H इज replaced by Br। ओके, why? because आप इसमें इतना ही लिख दो कि SO3H is a better living group, SO3H is a better living group, okay, then Br positive, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है सल्फोनेशन में। तो भी सल्फोनेशन अगर हम करवाएंगे तो किससे करवाएंगे?
सल्फोनेशन का मतलब ये है SO3H को ऐड करना, SO3H। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रेशन जब भी आपको करवाना पड़ेगा तो कंसंट्रेटेड HNO3 या डाइल्यूट HNO3 से भी बात बन सकती है, वो देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे होगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, यहां पे करते हैं बेटा, लिखो नंबर 2 सल्फोनेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। तो इसके अंदर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेनली ये होता है बेटा SO3, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। देख लेते हैं कैसे होता है। लो भाई, इसको अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता हूं, लेकिन यहाँ पे एक ये ध्यान रखना बेटा, इसकी दो कैटेगरी बनेंगी। कैसे दो कैटेगरी कैसे बनेगी? दोनों में कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, कंसंट्रेटेड क्यों लेते हैं मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डाइल्यूट को क्यों नहीं लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है वो बता देंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर मैं ये लोअर टेम्परेचर पे लेता हूं, जैसे कि आप ये समझ लो अबाउट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा भाई? आप मान सकते हो 283 से लेके 290 लो टेम्परेचर पे। एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है? एक सेकेंड, एग्जैक्ट टेम्परेचर इज 288 से 293, सही है, 288 से 293, ठीक है, मैं सही हूं, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और एक टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर के आसपास, दैट इज 373 केल्विन के आसपास अगर मैं रखता हूं तो। एक है हाई टेम्परेचर और एक है लो टेम्परेचर, बस ये चीज देखनी है। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो चीज बच्चों को समझनी है। भाई बीकर के अंदर मेरे रिएक्टेंट क्या क्या हैं? एक रिएक्टेंट R1 है और एक रिएक्टेंट R2 है, थोड़ा समझना बेटा इस चीज को। और ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर मान लो मैं टेम्परेचर कम रखता हूं तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, है ना, बहुत ही स्लो हो जाएंगे। यानी कि यूं समझो कि जैसे एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर जो लेबर क्लास है या जो वर्किंग हैंड्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे ढीले हैं, एकदम धीरे धीरे चलने वाले, धीरे धीरे काम करने वाले। तो क्या होगा वहां पे? उस रिएक्शन को या बोल सकते हो प्रोडक्शन को करवा पाना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि लो टेम्परेचर पे जो है ना, जो प्रोडक्ट बनेंगे लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यहां पे इनको स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो तो ये इंतजार कर रहे हैं कि यार कैसे भी रिएक्शन तो हो, कम से कम स्टेबिलिटी हम बाद में देखेंगे। लेकिन हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होगी तो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपस में कोलिजन खूब बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पे जो होगा वो रिएक्शन होगी थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या होगा? मेनली प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को देखा जाता है, इसके अंदर रेट को देखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल, और इसके अंदर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को देखा जाता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में, क्योंकि वहां पे कोई मैटर ही नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का, सबकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो अब वहां पे देखेंगे कि भी कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, समझ में आया? तो जो लो टेम्परेचर पे होगा बेटा, लो टेम्परेचर पे आप देखना, लो टेम्परेचर पे जो बनेगा वो मेरा बनेगा ऑर्थो आइसोमर, और जो हाई टेम्परेचर पे बनेगा वो बनेगा मेरा पैरा आइसोमर, ठीक है। क्या बनेगा? पैरा आइसोमर। चलिए यहां पे आ जाते हैं बेटा, OH यहां पे लगा दीजिए,
और SO3H को यहाँ पे लोअर टेम्परेचर में और हायर टेम्परेचर में ये बनेगा, ठीक है, पैरा वाला, ओके, पैरा वाला। एक तो ये चीज है यहाँ पर, हायर टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट इज पैरा आइसोमर और लोअर टेम्परेचर पे ये। दोनों मेजर प्रोडक्ट हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मान लो ये प्रोडक्ट बन गया, हमारे बीकर में बन भी गया, अगर मैं इसका केवल टेम्परेचर बढ़ा दूं ना तो ये वापस इसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, पैरा की तरफ आने लग जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड के अंदर बेटा दो इफेक्ट काम करते हैं, याद रखना। एक तो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, दूसरा होता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट को बल्कि यहाँ पे न लिखो, यहाँ पे केवल आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से चल सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल बना तो क्या इस मॉलिक्यूल ये जो ग्रुप है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लो डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। जब भी आप याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पे बनेगी, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरा NOF, और ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होना चाहिए, ओके। अब इस ग्रुप को लिख लेते हैं S डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ना। अगर ये OH मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो भाई, अगर मैं ये यहाँ पे लगा दूं लाइक दिस और ये डबल बॉन्ड मैंने ऐसे कर दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी ये वाला एंड है डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, और इसको अगर मैं देखूं तो ये डेल्टा नेगेटिव क्योंकि इसकी कम होती है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो इसके और इसके बीच में बनेगा, ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कंसीडर मत करो, इसका हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन है। और अगर मान लो मैं केवल डायरेक्टली ऐसे शो करूं तो भी ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, कैसे भी हो, चाहे ये ग्रुप इधर हो चाहे ये ग्रुप हो, एस के बाद में ऑक्सीजन एटम तो सबके अंदर है, कैसे भी ये रोटेट भी करता रहेगा ना, तो ऑलवेज एस के बाद में ऑक्सीजन एटम मिलेगा। और क्योंकि ये बेंट पोजीशन में है तो ये इसके साथ इंटरेक्शन में आ जाता है बेटा। दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये मॉलिक्यूल इसके अंदर देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होती है ना, जब इलेक्ट्रोफाइल उधर से आया तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट में ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है, स्टेबिलिटी आनी क्या होगी, शुरू हो जाएगी। तो लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट बनेगा, लोअर टेम्परेचर पे, ओके। इसमें कौन सा बॉन्ड बन सकता है, इसमें तो इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि देखो अब इस फिनोल का क्या है, OH ग्रुप हो गया इसके साथ बीजी, तो जो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके OH में और इस OH में जो नॉर्मली बननी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बननी बंद हो जाएगी, लेकिन इसका तो OH फ्री है ना, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल में क्या बनेगी, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे फिनोल का एक और मॉलिक्यूल रख दूं, ये वाला, और SO3H जो भी है, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये वाली होती है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल का O नेगेटिव, दिस इज इंटरमोलिकुलर। इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक बीकर में तो ये है, एक बीकर में ये है,
बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इसका? इसके तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर, लेकिन इसके मॉलिक्यूल तो इंट्रामोलिकुलर की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाए, क्योंकि उस मॉलिक्यूल में तो अंदर ही अंदर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल फ्री हैं, दे आर फ्री टू गो इन द वेपर स्टेट इजिली। थोड़ा सा हीटअप करेंगे यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाएंगे, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा। तो भाई मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि ऑर्थो और पैरा का अगर मान लो मिक्सचर बन भी गया, परसेंटेज में बनता है ना, सो बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन मेथड वी कैन सेपरेट देम। ठीक है, वी कैन सेपरेट देम, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जब ये इस टाइप के ग्रुप आएंगे ना, जैसे NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप हो गया, वो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है। ठीक है, तो वहां पे अगर दो आइसोमर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन मेथड वी कैन सेपरेट देम। बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड वी कैन सेपरेट देम, वी कैन सेपरेट देम। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट हियर। तो सल्फोनेशन इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवाएंगे भाई। ठीक है, तो ये फिनोल, फिनोल के अंदर है एक्टिवेटिंग ग्रुप। नॉर्मल बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करवाते हैं ना, तो कंसंट्रेटेड H2S, कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्टिवेट करने के लिए हमें डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप पहले से इसको एक्टिवेट कर देता है, तो डाइल्यूट HNO3 से ही बात बन जाएगी। पहले तो हम इसमें डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, कंसंट्रेटेड डाल देंगे, तो इस भाई साहब का ऑक्सीडेशन भी करवाने लग जाएगा। कैसे करवाएगा मैं बताऊंगा। मतलब ये बाय नेचर हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि भी डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन होना शुरू हो गया। दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे भाई। कौन कौन से? एक तो ऑर्थो वाला है ना, और एक पैरा वाला। अगेन हाइड्रोजन इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑर्थो आइसोमर थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, तो इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ओके, बस एक पॉइंट आपको ये ध्यान देना है बेटा कि जैसे इस केस में ना, जैसे ये वाला है, हायर टेम्परेचर पे ये लगभग 90% रहेगा, लोअर टेम्परेचर पे ये लगभग 90% रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा नहीं आई, यानी कि ये मॉलिक्यूल इसके अंदर गए ही नहीं अच्छे से। क्योंकि क्यों नहीं गए मैं बताऊंगा। ये लगभग बनता तो ये ज्यादा है 40% और ये केवल 13% बनेगा। ठीक है, प्रोडक्शन इज लेस। यहाँ पे पहला स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्शन इज लेस, प्रोडक्शन इज लेस बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इवन डाइल्यूट HNO3 भी फिनोल के कुछ मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवा देता है। तो आप मुझे ये बताओगे, अगर मैं फिनोल को ऑक्सीडाइज करवाऊं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई डाइल्यूट HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो किसमें कन्वर्ट करवा सकता है? क्या कर सकता है? OH है, CHO में कन्वर्ट कर दे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला कितना हाइड्रोजन है, इनको निकाल दे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? लाइक दिस, ये वाला प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्विनोन के कुछ मॉलिक्यूल, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने 100 मॉलिक्यूल डाले तो लगभग 50-60 मॉलिक्यूल तो इसमें ही खराब हो गए।
ठीक है, 50-60 मत बोलो, चलो 40 + 13 कितने हुए भाई, ये हो गए आपके 53, यानी कि 47 का तो ऑक्सीडेशन ये भी करवा रहा है लगभग, डाइल्यूट HNO3। तो सोचो अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूंगा तो इसकी क्या हालत होगी, ये हमारे बनेंगे ही नहीं, इस टाइप के प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें तो नाइट्रेटेड चाहिए। सो प्रोडक्शन इज लेस बिकॉज many molecules many molecules of phenols are oxidized are oxidized। ओके, इसको नोट डाउन करो बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए। क्या इसमें मुझे ये लिखवाने की जरूरत है कि भी ऑर्थो वाला ज्यादा क्यों बना, अगेन ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज, दैट्स व्हाई, वही पॉइंट रहेगा और इसमें ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अगर दोनों को सेपरेट करना हो तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, पैरा वाले का, क्योंकि ये फ्री ग्रुप है, दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा लेकिन वो फ्री नहीं है। तो अब साइंटिस्टों के आगे प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, है ना, ये जो प्रोडक्शन आ रहा है इसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। लिखो भाई नेक्स्ट, इसी के नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, हाउ टू इंक्रीज, ये क्वेश्चन आएगा भाई, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेशन, है ना, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेशन कैसे, या नाइट्रेटेड फिनोल हम कैसे ज्यादा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो भाई एक साइंटिस्ट ने ये वाले रिएक्शन को फाइंड आउट किया कि भाई फिनोल का है ना, पहले आप एक काम करो, नाइट्रेशन मत करो, उसका नाइट्रोजेशन करो। क्या करें, नाइट्रोजेशन। नाइट्रोजेशन क्या होता है, अगर मैं HONO, ये क्या होता है, नाइट्रस एसिड, अगर इसके साथ रिएक्शन करवा दूं नाइट्रस एसिड, और मैंने आपको बताया है नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म करवाते हैं, कौन सी रिएक्शन से, फेमस रिएक्शन NaNO2 + HCl, सैनमे रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, और वो भी कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बीकर के अंदर आइस क्यूब डालनी पड़ती हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो NaCl + HNO2, ये जो HNO2 है ना यही है HONO, HONO, और ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जो NO पॉजिटिव है ना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप, ये नाइट्रोसो ग्रुप होता है बेटा। जैसे अगर मैं इसको फॉर्म करवाऊंगा ना अभी, उसका नेम क्या होगा, ऐसे होगा, ये लो OH, ये सिर्फ ये एक छोटा वो है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ओके। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है पैरा आइसोमर्स ज्यादा बनाएगा भाई, N डबल बॉन्ड O ऐसे, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिनोल, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोसोफिनोल, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजेशन, ठीक है, दिस इज नॉट नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रोजेशन। नाइट्रोसोफिनोल बनने के बाद हम क्या करवाएं, किस चीज की कमी लग रही है उसके अंदर, आप ये देखो, हाँ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो हमारा NO आ गया, हमें इसको NO2 बनाना है ना, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन किससे करवा दें, बोला भाई अब आप जो डाइल्यूट HNO3 की बोतल अपने पास रख के बैठे हो ना, अब उसको डाल दो उसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइल्यूट HNO3 से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये OH और यहाँ पे NO2, एक ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गया बेटा, ठीक है। नाउ दिस ये जो प्रोडक्ट है ये 90% के आसपास पहुंच जाएगा, ओके, 90% के आसपास पहुंच गया, पैरा आइसोमर जो है ना हमारा बहुत अच्छा खासा प्रोड्यूस हो चुका है।
हो गया। चलिए, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो ये वाली और बता दो बेटा। ये हमारा फिनोल, और अब की बार मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाल दिया। कंसंट्रेटेड HNO3 जब मैं डाल रहा हूं, है तो HNO3, बस उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो भाई जो मेरा NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ, वो बहुत सारी मात्रा में बनेगा। क्यों? क्योंकि HNO3 की शेप बनाओ भाई, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये देखो ऐसे। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, ये एज ए नेगेटिव और ये एज ए पॉजिटिव। अगर मैं H2SO4 डाल देता हूं तो H2SO4 क्या करेगा, इतने एक्सप्लोसिव आयन देगा कि भाई साहब चलिए मिलके वाटर बना लेते हैं और इस भाई साहब को बनने दो। I mean to say that concentrated H2SO4 is acting as a catalyst to form NO2 positive electrophile, enhance करेगा। तो अब उस बीकर के अंदर इतने सारे वो आ गए, इतने सारे NO2 पॉजिटिव, जहां नेगेटिव चार्ज देखा सबके ऊपर अटैक। लेकिन उस बात को मत भूल जाना जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, NO2 आ गया हर जगह पे, लेकिन ये समझो कि 100 में से हो सकता है ये 10-15 मॉलिक्यूल ही, बाकी का क्या करवा देगा, ये कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडेशन करवा देगा, खत्म। केवल कुछ मॉलिक्यूल इसमें आ पाएंगे। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? जितने भी आए इसको हम बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 to 10% बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ये होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? पिक्रिक एसिड, ठीक है। इस पिक्रिक एसिड को है ना बाद में, जैसे मान लो अगर ये होता 2,4,6 और यहाँ पे OH की जगह पे CH3 अगर होता टोल्विन, ठीक है, क्या मैं इस OH को हटा के यहाँ पे बेंजीन ला सकता हूं? ला सकता हूं, ZnO जिंक के साथ रिएक्ट करके। ओके, क्या फिर मैं जिंक का एल्काइलेशन करवा सकता हूं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दो, तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्विन, और वो होता है TNT, जो ये भी एक्सप्लोसिव होता है, ऐसी बात नहीं है। पिक्रिक एसिड भी दिस इज ऑल्सो हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, लेकिन अगर यहाँ पे CH3 आ जाए तो वो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्विन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्विन, दिस इज ऑल्सो हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव। ओके, और एक्सप्लोसिव में इसका यूज भी होता है, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव में इसका यूज भी होगा, आप लिख सकते हो उसके नीचे, इट कैन बी यूज टू फॉर्म द एक्सप्लोसिव्स। तो क्या हो गया, यहां पे प्रोडक्शन में लिखो वेरी लो प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी लो प्रोडक्शन, वेरी लो प्रोडक्शन, वेरी लो प्रोडक्शन, ठीक है। और इसी के नीचे लिखो हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे भाई? पिक्रिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं? आंसर होगा फर्स्ट कैरी आउट सल्फोनेशन, फर्स्ट कैरी आउट सल्फोनेशन, देन कैरी आउट नाइट्रेशन, ठीक है ना। आपके पास रिएक्टेंट वही है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, एक बोतल में रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है और फिनोल है। तो क्या करो, पहले फिनोल ले लो, दोनों को एक साथ मत डालो, पहले फिनोल ले लिया और उसमें डाल दिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या करेगा भाई, इसका सल्फोनेशन
वाले प्रोडक्ट बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? ऑर्थो वाला भी बनाएगा, पैरा वाला भी। ऑर्थो वाले थोड़े से ज्यादा बनेंगे, ठीक है, जो भी बने, ठीक है, ऑर्थो भी बना और पैरा भी, जितने भी मॉलिक्यूल बने, ठीक है जी, बन गए ये SO3H, ठीक है, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम क्या करो, कंसंट्रेटेड HNO3 अब डालो भाई उसके अंदर, ओके। तो क्या करेगा, मैंने आपको बेटा एक पॉइंट नोट डाउन करवाया था कि SO3H इज ए बेटर लिविंग ग्रुप और यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ठीक है ना। और जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव वो इन सब को रिप्लेस कर देगा और कंसंट्रेटेड है तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इसको भी रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, ये लो भाई, इसको रिप्लेस कर दिया भाई, OH NO2 आ गया, इसको तो रिप्लेस किया ही, अब इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, बोला भाई साहब मैं यहाँ पे भी अटैक करूंगा और यहाँ पे भी, चाहे SO3H हो वहां पे चाहे न हो, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 है तो तीनों पोजीशन पे आ गया। सेम वे इसमें भाई जो SO3H है उसको तो मैं रिमूव करूंगा ही करूंगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हूं, लेकिन ये जो पोजीशन यहाँ पे भी अटैक होगा क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 है। तो ये देखो इस तरीके से इस प्रोडक्शन को बेटा अप टू 90% तक पहुंचा दिया गया, ठीक है ना। तो देखो तरीका अलग, रिएक्टेंट वही है, अगर इकट्ठा मैंने डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी और अगर मैं अलग अलग करता हूं फर्स्ट सल्फोनेशन एंड देन नाइट्रेशन तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज, ओके। सो ठीक है बेटा, यहीं तक करेंगे आज हम, ठीक है ना। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी का भी एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं से भी पॉइंट पूछा जा सकता है। एक बार आपकी कॉन्सेप्ट जैसे थोड़ी थोड़ी बिल्डअप हो गई ना, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आपके मन में एक डाउट आएगा कि मैं जो है ना पिछले वाली रिएक्शन भूल रहा हूं, लेकिन आपको बेटा चाहे आप वीकली या आफ्टर 10 डेज पिछली वाली रिएक्शन को लिखते रहो, चाहे आपको बेशक वो याद है, ठीक है ना, अपने नोट्स को पढ़ते रहो, लिखते रहो, राइट। जब हम लगभग सारे ग्रुप कर लेंगे ना तो रैंडमली रिएक्शन भी बोलेंगे हम कि भाई हम इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट को लेके चलते हैं और वहां तक पहुंचना है 2 स्टेप में, कई बार मैं बोलूंगा कि 3 स्टेप में ये रिएक्शन वहां तक पहुंचानी है, तो वैसे भी हम करेंगे, ठीक है। उस प्रोडक्ट से वापिस इस रिएक्टेंट में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जब इतनी सारी नॉलेज हमारे पास गैदर हो जाएगी ना तो यू विल बी एबल टू कैरी आउट दोज कन्वर्जन्स वेरी इजीली, ठीक है। तो अपनी रिएक्शन जितनी भी हो रही है हम यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे, ठीक है, और कंबाइन करके भी लेंगे और ओरली भी लेंगे। जैसे अभी अल्कोहल और फिनोल खत्म होने वाला है, 3-4 रिएक्शन 5 बची होंगी, उसके बाद में ईथर आएगा, 5वां ग्रुप आ जाएगा अपना, है ना, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और फिर उसके बाद में अल्कोहल फिनोल 4 कंप्लीट हो जाएंगे, ईथर अपना 5वां होगा। फिर सबसे जो जिस्ट माना जाता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उस वाली यूनिट करने के बाद में नाइट जो एमाइन वाले जो कंपाउंड है ना नाइट्रोजन वाले, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस वहां तक अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही चलेगी भाई, इसी स्पीड में चलेगी, ठीक है। ज्यादा स्पीड मैं चाहता तो हूं कि मैं आपकी थोड़ी सी और ज्यादा रिएक्शन करूं, लेकिन मैं कोई पॉइंट स्किप ही नहीं कर सकता, अदरवाइज आपके मन में डाउट रहेंगे। अगर आपको सिंपली ऐसे रटना है कि भाई दिस प्लस दिस, उससे काम नहीं चलेगा और ये डायरेक्ट रिएक्शन शायद न भी आए, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वहां से रिएक्शन आएंगे। नीट और IIT जेईई कहीं पर भी हो पैटर्न चेंज हो चुका है बेटा, अभी फैक्चुअल नहीं पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा, ओके। सो लेट अस कैन स्टॉप टुडे, बाकी हम कल करेंगे।